इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। जीनों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। वो हमारी दुनिया में बिना किसी आवाहन के नहीं आते। जरूर किसी ने उसे अपने स्वार्थवश यहां बुलाया होगा, लेकिन मेरी बच्ची ही क्यों? आप मुझे कल तक का समय दो, मैं अपनी साधना से पता लगाता हूं ये अजिन यहां क्यों और कैसे आया है और आपकी बच्चे से क्या चाहता है। सारी रात आंखों में काटने के बाद अगले दिन सवेरे ही अबोतांतरिक के पास पहुंच गए मानो। सॉरी रावत, कब्रिस्तान में तंत्र साधना की है। आपकी बच्ची पर बहुत ही शक्तिशाली जिनका साया है जिनको इसकी दुनिया में उसे खास मकसद के तहत बुलाया गया था। इस अवैल में रहने वाले सम्राट ने अपने अंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोझा को पैसा देकर जिनों की दुनिया का रास्ता मालूम किया। वो बहुत पहुंचा हुआ, वो ज्यादा कि महानता सम्राट के समक्ष सिद्ध करने के लिए जिन्होंने की दुनिया के राज महाराज के समक्ष साझा कर दिए, जिन्होंने सम्राट ने सबको जल्दी और आसानी से पाने की जिद में जिनका आह्वान किया, अपनी दुनिया छोड़कर आने का क्रोध नेत्रों में भरकर जिनमें सम्राट से प्रश्न किया। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगाओ कि जिनकी सहायता से वह सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मैं चांदपुर का सम्राट हूं, तुम मेरी सेवा में हाजिर हुए हो, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। सम्राट की बात सुनकर जिन्हें अटॉस किया, बहुत टाइम तुम कह रहे हैं, इन दोगुनी तेजी से चिल्लाए और अचानक से पावर की तरफ ऊंचाई में फैलने लगा। ये सब देख राजा को घबराहट होने लगी। उसने तो ओझा की लिखी पुस्तक में पढ़ा था कि जिन इंसान को अपना आका समझकर उसकी हर मुराद पूरी करता है, किंतु ये तो अलग ही मिजाज का जीन है। इंसान ने जब जब अपने दायरे से बाहर निकलकर दूसरी दुनिया को जानने के उत्सुकता में कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है, दो से विनाशी हासिल हुआ है। मनुष्य बेशक दुनिया का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव है, किंतु हर बार उसका अध्ययन और अनुमान सटीक बैठा है। ऐसा जरूरी तो नहीं हो जा कि हनुमान के उलट ये जिन सृजन नहीं विनाश लेकर आने वाला था। जिन फिर से गुड़ आया, मामा जल्दी घर चलो। सचिन ने आकर मां को झिंझोरा। सचिन की आवाज से महावर्तमान में लौट आई। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? मां खुद अपनी आंखों से चलकर देखो क्या हुआ है। घर पहुंचकर मां ने जो देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। मां ने देखा कि मैं खड़ा खड़ा गिर रहा था। विनी दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। एक आवाज उसकी खुद की थी जिसमें वो मदद के लिए पुकार रही थी, और दूसरी मर्दाना आवाज बहुत भारी और गरज के साथ आ रही थी। मर्दाना आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वो कुछ धन की भरी बात कर रहा है। विनय का शरीर पूरा कर चुका था, गर्दन बाएं और झुकी हुई थी, मुंह से बेतहाशा गिरती लार ऊपर की ओर छड़ी हुई आंखें और दोनों हाथ मानो अलग अलग दिशा में मरोड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। उसके खुले बिखरे बहाल पूरे दृश्य को और भयावह बना रहे थे। दूसरी ओर सोनी दीवार की ओर मुंह के जाने क्या बड़बड़ा रही थी। घर पहुंचते ही इतनी भयानक स्थिति देखकर मां धर धर कांपने लगे। हाथ जोड़कर विनय और सोनी को छोड़ देने की गुहार करने लगी। वहां को देखकर सोनी भी गुस्से में मां की ओर ही घूरने लगे। सब कुछ इतने अप्रत्याशित और डरावना था कि दिमाग तो जैसे अपना काम ही भूले बैठा था और दिल कह रहा था, किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां से भाग लो। हमसे गलती हुई जो इस हवेली में रहने आ गए। तुम जो भी हो, हम कल ही ये हवेली खाली करके चले जाएंगे, फिर कभी लौट करना आने के लिए मस्त मेरी बच्चियों को बख्श दो। मां विलाप कर रही थी। विनय ने घूमन से सुरखा आंखें डरेर कर गर्दन टेढ़ी करके कहा। सोनी अपना सर दीवार में मारने लगे। हवेली में सामान अपने स्थान से गिरने लगे। भवन के झरझर पड़े भागने, एक हिस्से की छत गिरने की आवाज से हम सभी की चीख निकल गई। उधर वो जोर जोर से कर रही थी। हम सभी के कोने पेटने के बीच जाने कब अम्मा भी आकर हमारे पीछे खड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। अम्मा ने उर्दू में कुछ लफ्ज फंसाए और सोनी के सर पर हाथ रख दिया। सोनी का शरीर तुरंत जिनके कब्जे से मुक्त हो गया। अम्मा के मंत्री की ध्वनि सुनकर विनी कारणों पर हाथ लगाए वहां से अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। हवेली में उठ रहा तूफान भी शांत हो गया। हम सभी